हमारा सीरीज चल रहा है एसपीडी साइंस चल रहा है। इसमें आज क्लास नंबर 23 होगा। इससे पहले हम लोग 22 क्लास करवा चुके हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें जो हम देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान एवं संस्थान है। इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो चलता था प्रीवियस ईयर, वो ख़त्म हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थान है, जो चिकित्सा विज्ञान है उससे संबंधित संस्थान है देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये आपका कोलकाता में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। आपका ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है चेन्नई में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है आपका चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका दिल्ली में हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थान, कृषि और पशुपालन जो है अनुसंधान संस्थान, इसमें आपको देखेंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र एसबीआई ये आपका कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन केंद्र एसबीआई कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान सीआरआरआई ये आपका कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। इसका देखेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई आपका करनाल हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई करनाल हरियाणा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में होगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी आपका लखनऊ में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये आपका बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये आपका बेंगलोर में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI ये आपका रांची झारखंड में है। इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI आपका रांची झारखंड में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI राजमुंद्री आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान देखेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT इंदौर में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT इंदौर में है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO तुम्बा केरल में है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO तुम्बा केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये आपका देहरादून में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये आपका देहरादून हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर ये आपका बेंगलोर में हो जाएगा। प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। प्रमुख परमाणु अनुसंधान है, जो परमाणु अनुसंधान है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एनाटॉमी रिसर्च ये आपका कल्पकम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एनाटॉमी रिसर्च ये आपका कल्पकम तमिलनाडु में है। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर ये आपका डिगबोई असम में है। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर ये आपका डिगबोई असम में है। भाभा परमाणु अनुसंधान BARC ये आपका ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ट्राम्बे मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। अन्य अनुसंधान संस्थान है। अन्य अनुसंधान संस्थान है ये हम लोग देखेंगे। नेशनल
इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ये आपका नागपुर में हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये आपका देहरादून हो गया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर चेन्नई में है, सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका रुड़की में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल ये आपका हैदराबाद में, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका हैदराबाद में है। वेटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर है, वेटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इसमें से एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, शाखाएं अध्ययन। न्यूमेटिक ये आपका सिक्कों का अध्ययन होता है, न्यूमेस्मेटिक जो हो गया ये आपका सिक्कों का अध्ययन हो गया। एकॉस्टिक ये आपका ध्वनि विज्ञान हो गया, एकॉस्टिक ये आपका ध्वनि विज्ञान होगा। एंटोमोलॉजी ये आपका कीट पतंग विज्ञान हो गया, एंटोमोलॉजी आपका कीट पतंग विज्ञान हो गया। ऑर्थोनोलॉजी पक्षी विज्ञान, ऑर्थोनोलॉजी पक्षी विज्ञान, इसमें ये सब का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर पुष्प फलों पौधे का अध्ययन होता है, हॉर्टिकल्चर जो होता है पुष्प फलों वाले पौधे का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, एस्ट्रोनॉमी आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन होता है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, क्रोमेटोलॉजी फूलों को रंगों का अध्ययन होता है, क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन होता है। कर्मोग्राफी नक्शा बनाने का कला होता है, कर्मोग्राफी होता है नक्शा बनाने की कला होता है। डर्मेट्रोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन होता है, डर्मेट्रोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन होता है। इथोलॉजी जीवों की प्रजाति का गुण होता है, इथोलॉजी जो होता है जीवों की प्रजाति गुण होता है। ऑर्निथोलॉजी सपनों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी सपनों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन होता है, जेनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन की कला है, पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन की कला है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है, मायोलॉजी जो है मांसपेशियों का अध्ययन है। गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान है, गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान हो जाएगा। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, मेटालर्जी ये आपका धातु विज्ञान होता है, मेटालर्जी जो होता है धातु विज्ञान होता है। जेनेटिक्स होता है अनुवांशिकी का अध्ययन होता है, जेनेटिक्स जो होता है अनुवांशिकी का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन होता है, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन होता है। न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन होता है, न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी तंतुओं या उत्तक का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में आपको तंतु या उत्तक का अध्ययन होता है। हिप्टेटोलॉजी यकृत का अध्ययन होता है, हिप्टेटोलॉजी यकृत का अध्ययन होता है। लिथोग्राफी शिला या पत्थर पर मुद्रा होता है, मुद्रण होता है। या अब हम लोग आगे देखेंगे, सॉरी इसमें लिथोलॉजी नहीं होगा, लिथोग्राफी होगा। शिला पत्थर पर मुद्रण होता है, लिथोग्राफी शिला या पत्थर पर मुद्रण होता है। ओटोलॉजी कान का अध्ययन होता है, ओटोलॉजी जो होता है कान का अध्ययन होता है। न्यूमेटिक्स होता है गैसों का अध्ययन होता है, न्यूमेटिक्स जो होता है गैसों का अध्ययन होता है। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन होता है, फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन होता है, रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन होता है। जुकेमी पशु रसायन का अध्ययन होता है, जुकेमी में होता है पशु रसायन का अध्ययन होता है। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी में जीव कोशिकाओं का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी में जीव कोशिकाओं का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी में फसल पादपों का अध्ययन होता है, एग्रोनॉमी में फसल पादपों का अध्ययन होता है। केलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन होता है, केलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, सिमेटिक्स में शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन होता है, सिमेटिक्स में शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन होता है। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है, पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है।
इसके बाद इससे जो रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन आपका कहला जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा माइकोलॉजी कहलाता है। इसमें जो होगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है नुमेस्टमेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, नुमेस्टमेटिक कहलाता है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा हैदराबाद में है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपका हैदराबाद में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है, आपका लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, ये आपका पुणे में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, दिल्ली में हो जाएगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा विटीकल्चर से है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, ये आपका विटीकल्चर से हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वो कहलाता है, ये आपका कहलाता है ऑर्थ्लामोलॉजिस्ट कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है, ये आपका ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो हो जाएगा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हो जाएगा ये आपका है इज्जत नगर में है, ये आपका इज्जत नगर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किस विज्ञान में पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंदर किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षी का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान जो आपका स्थित है गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका गांधीनगर में स्थित हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये आपका होगा करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, ये आपका करनाल में है। वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो वायरस का जो अध्ययन कहलाता है ये आपका वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन जो कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आगे देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है, तो यह आपका हो जाएगा ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका ट्राम्बे में हो जाएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये आपका गुड़गांव में हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है ये आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आगे देखेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका किया था लैमार्क और ट्रेवेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो आपका चेन्नई में स्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, चेन्नई में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा इंदौर में होगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है, ये आपका इंदौर में हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे
मधुमक्खी पालन संबंधित होता है, तो ये आपका मधुमक्खी पालन संबंधित होता है एपीकल्चर से, मधुमक्खी पालन संबंधित होता है, ये आपका एपीकल्चर से हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो जो आपका भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखेंगे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक जो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ट्रेडमिल सेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, ये आपका हृदय से हो जाएगा। होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो होमोसेपियन जो आपका हो जाएगा मनुष्य का है। होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये आपका मनुष्य का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सपनों का अध्ययन कहलाता है, तो सपनों का अध्ययन जो कहलाता है और अनिरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन जो कहलाता है अनिरोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो आपका कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव विकास का जो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे ऑरिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ऑरिस्टोलॉजी जो है वो आपका हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन है। ऑरिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ये आपका अस्थियों का होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपका कटक में हो जाएगा। कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो आपका कीटों का अध्ययन जो कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन जो कहलाता है ये आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। हम लोग आगे देखेंगे नाभिकीय भौतिक। नाभिकीय भौतिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक अस्थायी मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरण के रूप में की। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु के नाभिक से बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक अस्थायी मूल कण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों को प्रवाह करके की। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1896 में नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कण को प्रवाह करके प्रोटॉन द्रव्यमान 1.67 × 10⁻39 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कण को प्रवाह करके, यह एक आवेश रहित कण होता है। इसका द्रव्यमान 1.75 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर अत्यधिक होता है। यह कैंसर चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रयुक्त होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों को प्रवाह करके की। यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है अत्यधिक होता है। यह कैंसर चिकित्सा और नाभिक विखंडन न्यूक्लियर फिजन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे पॉजिट्रॉन। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स
भी कहते हैं। इसकी खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। पॉजिट्रॉन यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। उसके बाद हम लोग देखें न्यूट्रॉनो। ये लगभग द्रव्यमान रहित होता है, रेस्ट मास होता है, वह आवेश रहित मूल कण है, द्रव्यमान रहित और आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रॉनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रॉनो भी कहते हैं। ये आपका न्यूट्रॉन जो होगा ये लगभग द्रव्यमान रहित, रेस्ट मास व आवेश रहित कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रॉनो का प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रॉनो भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फोटोन। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरण के निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम रेस्ट मास शून्य होता है। फोटोन जो होता है, फोटोन ऊर्जा बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल चलते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरण के निर्माण में इन्हीं मूल कणों से होते हैं। इनका विराम द्रव्यमान रेस्ट शून्य होता है। उसके बाद देखेंगे कार्बन काल निर्माण, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन काल निर्माण। इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे, जंतु कार्बन-14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद वह ग्रहण करता है बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन-14 सक्रिय को माप करके उसकी मृत्यु वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कार्बन काल निर्माण, कार्बन डेटिंग होता है। इस विधि में जीवों के अवशेष की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन-14 के रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उनका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन-14 की सक्रियता को माप करने की उसकी मृत्यु के वर्तमान तक की समय की गणना की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरेनियम काल निर्धारण। चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु उसके उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात की जाती है। यूरेनियम काल निर्धारण इस विधि द्वारा चंद्रमा में लाई गई चट्टानों 4.6 × 10⁻⁹ मतलब 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की है। यूरेनियम काल निर्धारण चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थ की आयु उनके उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम तथा द्वारा ज्ञात की जाती है। यूरेनियम काल निर्धारण इस विधि में चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁹ मतलब 4.6 अरब वर्ष पाई गई थी, जो लगभग उतने ही जितनी पृथ्वी की है। उसके बाद देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रण विखंडन कराया जाता है। प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने निर्देश में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने सन 1942 में बताया था कि नाभिक रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला की अभिक्रिया को नियंत्रण रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें हम लोग देखेंगे जो नाभिकीय रिएक्टर है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 के नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने निर्देश में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन की लंबी छड़ों उपयोग किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों को बमबारी की जाती है तो इसमें भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसके विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। नाभिकीय विखंडन जब यूरेनियम 235 को मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसकी भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसे विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नाभिकीय संलयन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।
सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम 1992 में बनाया गया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। क्वांटम सिद्धांत, ये आपका मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत जो होता है मैक्स प्लैंक ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का जो आविष्कार है बी पास्कल ने किया था। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने किया था। इसके बाद आगे देखेंगे टेलीग्राफ मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफ का जो आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्स ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्स ने किया था। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम साल्क ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम साल्क ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार ए. फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार ए. फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का जो आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी वेक्यूलर ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी वेक्यूलर ने किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया था। रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया था। रक्त परिवहन विलियम्स हार्वे ने किया था। रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाटसन ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वाटसन नहीं होगा, वो जेम्स वाट ने किया था। रडार का आविष्कार टेलर एवं यांग ने किया था। रडार का आविष्कार जो है टेलर एवं यांग ने किया था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकर ने किया था। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकर ने किया था। छपाई कला गुटेनबर्ग ने किया था। छपाई कला का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। एक्सरे का खोज रोटजन ने किया था। एक्सरे का जो खोज था रोटजन ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु संख्या का मोसले ने किया था। परमाणु संख्या का मोसले ने किया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने किया था। बैरोमीटर का ये आपका टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। इसके बाद आगे देखेंगे आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त का जो नियम है मेंडलीफ ने दिया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत था आइंस्टाइन ने दिया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉनसन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉनसन ने किया था। इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट ने किया था। पोलियो का टीका की खोज जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। बेतार का तार मार्कोनी ने किया था। बेतार का तार मार्कोनी ने किया था। इसके बाद आगे देखेंगे जेट इंजन फ्रैंक हीटर ने किया था। जेट इंजन फ्रैंक हीटर ने किया था। रडार अल्बर्ट टेलर ने किया था। रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पेपिन ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पेपिन ने किया था। कॉस्मिक किरणों ये आपका विक्टर हेस ने किया था। कॉस्मिक किरणों का विक्टर हेस ने किया था। ये आपका टेलीस्कोप हेनरी लेपर्सी ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार हेनरी लेपर्सी ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। उसके बाद आगे देखेंगे परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर होता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, ये आपका नाभिकीय विखंडन पर होता है। उसके बाद देखेंगे रडार के आविष्कारक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा अल्बर्ट टेलर है। रडार के आविष्कारक कौन है, अल्बर्ट टेलर। लोग देखेंगे न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉनों की खोज जो किया था पाउली ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, पाउली ने किया था। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था, तो आवर्त का नियम का जो खोज किया था मेंडलीफ ने किया था। आवर्त के नियम का खोज किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था एनरिको फर्मी के निर्देश में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देश में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1952 में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1952 में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? तो प्रोटॉन जो कण होता है आपका धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो ये आपका होता है ऋण आवेशित युक्त कण होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो न्यूट्रॉन जो कण होता है आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? आवेशहीन होता है। इसके बाद आगे देखेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1945 में। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका किया था जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन का किया गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका न्यूट्रॉन का जो खोज होगा जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो ये आपका किया था जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। इसके बाद देखेंगे डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपका किया था एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो वेदन क्षमता जो आपका हो जाएगा गामा किरणों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की हो जाएगा। टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था ये ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? जो सोलर सिस्टम है उसको खोजा था कोपरनिकस ने खोजा था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो ये आपका कोपरनिकस ने खोजा था। इसके बाद आगे देखेंगे नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में जो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ये आपका न्यूट्रॉन होता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो दिया था मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इसमें से कौन सा सूक्ष्मतम कण हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व होगा? ये आपका हाइड्रोजन होगा, कण नहीं तत्व होगा, सॉरी। इसमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व होगा? ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है अप्सरा के नाम से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश पर निर्धारण किसने इलेक्ट्रॉनों के आवेश का निर्धारण ये आपका किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश का जो निर्धारण किया था तो ये आपका हो जाएगा मिलीकान ने किया था। ये आपका मिलीकान ने किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है तो ये आपका सबसे हल्का कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है तो ये आपका होता है कार्बन 14 होता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14 होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स है? तो पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल्स हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल हो जाए? इलेक्ट्रॉन का है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, जो हमारा पृथ्वी है उसका आयु का आकलन जो किया जाता है वो आपका क्या होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो ये आपका किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था पॉली विलार्ड ने किया था। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने किया था। पॉली नहीं, पॉल विलार्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे
जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण यह होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था रदरफोर्ड ने किया था। पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो ये आपका ये आपका हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा या मैडम क्यूरी हो जाएगा, रदरफोर्ड नहीं होगा। ये जो होगा पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी हो जाएगा। अक्रिय गैस की खोज किसने करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा रैमजे को है। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त होगा? ये आपका रैमजे को हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये आपका किया था सैमुअल कोहेन ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो आपका सैमुअल कोहेन ने किया था। इसके बाद देखेंगे परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो विकास किया था वो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। हम लोग देखेंगे प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, उपकरण का नाम होगा, ऊर्जा का रूपांतरण होगा। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत हीटर क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनित ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सितार क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण पर बड़े प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और आकार। अनंत पर जब हम रखेंगे वस्तु की स्थिति तब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो है अनंत पर जब हम रखेंगे अवतल दर्पण में तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच जब हम लोग रखेंगे तब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर हम लोग रखेंगे तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा बहुत ही बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर हम रखेंगे तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जब हम फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच जब हम रखेंगे तो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। उसका देखेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब स्थिति, प्राकृतिक व आकार। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत पर हम रखेंगे वस्तु को तो फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ध्रुव पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक बनेगा। ध्रुव पर हम रखेंगे तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक बनेगा। अनंत के बीच अगर रखेंगे तो सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत के बीच रखेंगे सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक। अनंत पर अगर हम रखते हैं तो दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगर अनंत पर रखेंगे तो दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो लेंस के दूसरी ओर लेंस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जो वक्रता केंद्र
तथा अनंत के बीच हम लोग रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर लेंस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे तो दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तो लेंस की दूरी और अनंत वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़े बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच जब हम रखेंगे तो लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बने बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। जब फोकस पर रखेंगे तो दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस तथा लेंस के बीच हम लोग रखेंगे तो वस्तु की ओर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस तथा लेंस के बीच जब हम लोग रखेंगे तो वस्तु की ओर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद देखेंगे प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। लौह चून अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में, लौह चून जो होता है अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में। प्लेटिनम चून सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में, प्लेटिनम चून सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में। निकिल वनस्पति तेल कृत्रिम घी बनाने में, निकिल वनस्पति तेल कृत्रिम घी बनाने में। क्यूप्रस क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में, क्यूप्रस क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से इथेनॉल बनाने की विधि में, गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से गर्म एल्यूमिना जो होता है एल्कोहल से ईथर, इथेनॉल नहीं होगा सॉरी, ईथर बनाने की विधि में होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। उपकरण कार्य अल्टीमीटर ऊंचाई का मापक, अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई का मापक होता है। बैरोमीटर वायुमंडल दाब की मापक होता है, बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब की मापक होता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच करता है, कार्डियोग्राम जो होता है हृदय की गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है। मैनोमीटर गैस की दाब को मापता है, मैनोमीटर जो होता है गैस की दाब को मापता है। इसके बाद आगे देखेंगे रेन गेज वर्षा का मापक होता है, रेन गेज जो होता है वर्षा का मापक होता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का माप होता है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का माप होता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का माप होता है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का माप होता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक होता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक होता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का माप होता है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का माप होता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप होता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता का माप होता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय मापी यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप मापी यंत्र होता है। इसके बाद देखेंगे सेक्सटेंट आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप होता है, सेक्सटेंट जो होता है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी का माप होता है। आमीटर जो होता है विद्युत धारा का माप होता है, आमीटर जो होता है विद्युत धारा का माप होता है। ओडोमीटर होता है पहिए द्वारा तय की गई दूरी होता है, ओडोमीटर होता है पहिए द्वारा तय की गई दूरी का माप होता है। केस्कोग्राफ होता है पौधे की वृद्धि का माप होता है, केस्कोग्राफ जो होता है पौधे की वृद्धि का माप होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की प्रबलता की माप होता है। स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर रक्तदाब का मापक होता है, स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर रक्तदाब का मापक होता है। इसके बाद देखेंगे पायरोमीटर होता है उच्च ताप का मापक होता है, पायरोमीटर उच्च ताप का मापक होता है। हाइड्रोफोन होता है पानी में ध्वनि की माप का होता है, हाइड्रोफोन होता है पानी में ध्वनि का माप होता है। टेकोमीटर होता है वायुयान तथा मोटर वोटों की गति का मापक होता है, टेकोमीटर जो होता है वायुयान तथा मोटर वोटों की गति का मापन होता है। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण करने में, थर्मोस्टेट जो होता है ताप नियंत्रण करने में होता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने में, गायरोस्कोप जो होता है घूमती हुई वस्तु की गति मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में, स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। इसके बाद आगे देखेंगे डायलिसिस गुर्दा खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में, डायलिसिस जो होता है गुर्दा खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में, रेडिएटर जो होता है वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। जाइलोफोन ध्वनि उत्पाद में, जाइलोफोन ध्वनि उत्पाद में। पिपेट द्रव की निश्चित मात्रा मापने में, पिपेट जो होता है द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। पेसमेकर हृदय स्पंदन में, पेसमेकर हृदय स्पंदन में होगा। क्रोमोमीटर जलयानों को समय का सही पता लगाने में, क्रोमोमीटर जलयानों का समय का सही पता लगाने में होता है। उसके बाद देखेंगे साइट्रोटन कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में, साइट्रोटन कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। पाइकोमीटर दूर की वस्तु को ताप मापने में, पाइकोमीटर जो होता है दूर की वस्तु को ताप मापने में। स्ट्रोबोस्कोप
आवर्ती गति का यह रही वस्तुओं को वेग मापने में। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में होता है। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में। डिक्टाफोन जो होता है बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में होता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रह में। एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा संग्रह में होता है। उसके बाद देखेंगे कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने में। कम्यूटेटर जो होता है विद्युत धारा की दिशा बदलने में। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में। ओडोमीटर जो होता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में। कम्यूरेटर इंजन में पेट्रोल वायु का निश्चित भाग मिलाने में। कम्यूरेटर इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में। गेर्वेमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में। गेर्वेमीटर जो होता है जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में होता है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये आपका होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। उसके बाद आगे देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की यह आपका हो जाएगा आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद देखेंगे द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है तो आपका मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद आगे देखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो ये आपका लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। फोटोग्राफी कैमरे की अभिदृश्य होता है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है तो ये आपका करता है अवतल लेंस का। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस का करता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो ये आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे भूकंप मापी यंत्र होता है तो ये आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ये आपका मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपका डेसिबल में मापा जाता है। इसके बाद देखेंगे मानव रेटिना पर बड़ा प्रतिबिंब जो होता है तो ये आपका होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसके बाद देखेंगे जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है तो ये आपका हो जाएगा अनंत होता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बना हुआ प्रतिबिंब की संख्या होगा ये आपका अनंत हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका किया जाता है स्टेथोस्कोप का किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है तो ये आपका किया जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से माप की जाती है। उसके बाद देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो ये आपका रक्षा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे वनस्पति तेल के कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका किया जाता है निकिल का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका किया जाता है लौह चूर्ण का किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु आपका हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब। उसके बाद आगे देखेंगे रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है तो आपका मापा जाता है स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो ये आपका हो जाएगा नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है नर्म लोहा का बना होता है। इसमें
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के नियम पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के नियम पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य होता है, तो ये आपका हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है ये आपका करता है एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए करता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए करता है। इसके बाद देखेंगे हीट स्टोन ब्रिज व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है प्रतिरोध को, ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्रतिरोध का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पानी के अंदर सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर जो सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो जो लाउड स्पीकर है उसमें जो ऊर्जा जो परिवर्तित करता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनित ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनित ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये आपका हो जाएगा डायनमो। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये आपका डायनमो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये आपका हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाएगा बैटरी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये आपका बैटरी हो जाएगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक हो जाएगा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है? ये आपका रासायनिक हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर बदलता है। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा।